हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम के फर्स्ट पार्ट के लास्ट लेक्चर के साथ हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। बच्चे बड़े ध्यान से आपको इस बात को समझना होगा कि धीरे धीरे हमारे जो लॉकडाउन का पीरियड है ये एक्सटेंड होता जा रहा है, क्योंकि कंडीशन अब तक नॉर्मल नहीं हुई है। तो हम लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना होगा, और इसके लिए अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने नेशनल इनकम के आप लोगों को पढ़ाए हैं वो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो नेशनल इनकम मैंने स्टार्ट किया था वो हमारे चैनल लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप में से किसी का भी कुछ भी छूट गया हो तो आप हमारे चैनल पे आके उन सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजिली ग्रैस्प कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन सारे चीज़ों का रिवीजन रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड है, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना चीज़ें निकलती चली जाएंगी आपके हाथ से धीरे धीरे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आ जाओ आज के अपने लास्ट कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से समझते हैं। बच्चे हमारा अगर लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान दो तो हम लोग लास्ट क्लास में रियल और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज हमारे पास कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी एक छोटा सा टॉपिक है, जिसमें मैं 3 अलग अलग फार्मूले आपको बताने वाला हूं, और इन 3 फार्मूलों के समझते ही आपका ये कन्वर्जन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा बच्चे, बात हम लोग कन्वर्जन की करते हैं, लेकिन अगर सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझा दूँ ना, तो देखो यहाँ पे ध्यान से मैंने सबसे पहले रियल जीडीपी लिख रखा है। बच्चे याद है ना रियल जीडीपी? जीडीपी का मतलब हम लोग जान चुके हैं, क्वांटिटी की बात होती है। रियल की बात तब होती है जब वो रियल जीडीपी की बात तब होती है जब वो क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने के कारण हमारा जीडीपी इंक्रीज़ कर जाए, उसको हम लोग रियल जीडीपी कहते थे, याद होगा। बच्चा रियल जीडीपी देखो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, रियल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कह सकते हैं ना? बिल्कुल बच्चा, इसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस भी कह सकते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस भी कह सकते हैं, याद करो, है ना? तो आ जाओ आगे बढ़ना और ध्यान से समझना आज पहले फार्मूले को, कि जब भी कभी भी हमें रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बच्चा इस बात को समझना, नॉमिनल जीडीपी याद होगा आपको, जब भी कभी भी जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पे हम लोग मेज़र करते हैं उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। बच्चा याद करो प्राइस इंडेक्स किसको कहते थे? जब भी कभी भी हम लोग कभी बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर के प्राइस से जब भी कभी भी हम लोग कंपेयर करते थे तो उस कंपैरिजन में जो भी कुछ डिफरेंस आते थे प्राइसेस में, उस डिफरेंसेस को हम लोग प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते थे। याद आता है? मैंने बता रखा है पहले, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बड़ा सिंपल सा इसका ध्यान रखना है आपको कि रियल जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए नॉमिनल बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कुछ समझाना नहीं है, आपको बस प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस दिखाने हैं और इस क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो मेरे पास ऑल इंडिया लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इस ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस की आप बात करो तो देखो आपसे एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो है उसका प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो देखो बच्चे, आपके पास रियल जीडीपी है 200, प्राइस इंडेक्स दे रहा है विथ बेस 100 इज़ 110। तो विथ बेस को यहाँ पे नहीं लेना है। विथ बेस का मतलब क्या कि पहले प्राइस इंडेक्स जो था वो 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 110 हो गया है। कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, क्या कैलकुलेट करना है क्या कह रहा है बच्चे? नॉमिनल जीडीपी। आ जाओ बड़े आराम से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ये नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो अभी तो हमने नॉमिनल का फॉर्मूला देखा नहीं, अभी हमने रियल का फॉर्मूला देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखना। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करने को कह रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है? नॉमिनल जीडीपी 1200, प्राइस इंडेक्स विथ बेस 100 इज़ 120। तो हमें कंसिडर किसको करना है? 120 को। और कैलकुलेट करने क्या कह रहा है? रियल जीडीपी। आ जाओ। तो बच्चे अभी देखो हमने रियल जीडीपी का यहाँ फॉर्मूला देख लिया है कि रियल जीडीपी की अगर बात की जाए तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स और इनटू 100। ये फार्मूला होता है हमारा। आ जाओ बच्चे, इसी फार्मूले पे इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पुट कर देते हैं और देखो कितने आसानी से हमारा ये सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या था? नॉमिनल जीडीपी हमें पता है कितना? 1200। और फार्मूला भी कहता क्या है कि भाई साहब नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड दे दीजिए प्राइस इंडेक्स से। तो
इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नॉमिनल जीडीपी कितना है 1200। हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे, एग्जाम में आपको ये फार्मूला वहाँ लिख के दिखाना होगा। 1200 बाई प्राइस इंडेक्स देखना ज़रा, सेकंड क्वेश्चन का क्या है बच्चे, प्राइस इंडेक्स 120 है, तो 1200 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 12 1 जा 12, 2 0 आ जाएगा और यहाँ 1 0, तो टोटल कितना हो जाएगा रियल जीडीपी 1000 होगा ना रुपीज़। आंसर देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आ जाओ कुछ रियल जीडीपी के और क्वेश्चंस बना लेते हैं बच्चे। अगर रियल जीडीपी की बात करो तो देखो ज़रा, रियल जीडीपी ये रहा, ये मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इफ़ नॉमिनल जीडीपी 600, प्राइस इंडेक्स 100 और इज़ 120, कैलकुलेट रियल जीडीपी, है ना। तो फिर से रियल जीडीपी के लिए क्या करना पड़ता है हमें, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो नॉमिनल 600 है, प्राइस इंडेक्स 120 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से, बस यही छोटा सा काम करना बाबू, इजी सा टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हमारा कितना था 600 नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि फार्मूला हमारा कहता है, देखो ना फार्मूला कहता है कि भाई साहब नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो नॉमिनल है हमारा 600 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स कितना आ गया है, प्राइस इंडेक्स है 120 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 0 0 12 5 ज़ा 60 0 इक्वल्स टू ₹500। आंसर क्लियर हो। तो ये कहानी हमारी रियल जीडीपी की ख़त्म हो गई। इजी है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। आ जाओ बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी हमें फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको दिख रहा होगा बच्चा, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। बाबू कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ये फार्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन पाएंगे। इजी हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फार्मूला आप देख रहे हो नॉमिनल जीडीपी का, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो तो क्या है, रियल जीडीपी 200 है, प्राइस इंडेक्स 110 है और कैलकुलेट करने क्या कह रहा है, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी का अभी हमने फार्मूला देखा, रियल इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100। रियल कितना था 200, तो 200 यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लगा रहा हूँ, 200 इंटू प्राइस इंडेक्स कितना है, प्राइस इंडेक्स है 110 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ जाएगा, 11 2 ज़ा 22 पे 1 0, क्योंकि बाकी ज़ीरो तो कट चुका है, रुपीज़। आंसर ख़त्म। इजी है ना। आ जाओ एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए और बाकी क्वेश्चंस को आप खुद से बना पाओ। क्वेश्चन ज़रूर बना लेना बाबू, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होंगे। आ जाओ और कोई ढूंढो जिसमें नॉमिनल हमें कैलकुलेट करना हो, जिसमें हमें नॉमिनल कैलकुलेट करनी हो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ रियल जीडीपी इज़ 500 एंड प्राइस इंडेक्स इज़ 125, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। रियल कितना है 500 है और प्राइस इंडेक्स कितना है 125। तो आ जाओ 500, एग्ज़ाम में वहाँ पे आपको फार्मूला लिख के दिखाना होगा, आपको ये बात लिखना पड़ेगा कि नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूला वहाँ लिखना पड़ेगा। तो हमारा 500 डिवाइडेड बाई 125, सॉरी इंटू 125, 500 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 2 0 2 0 गया, 125 ऐसा अगर करते हो तो 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 625 रुपीज़। आंसर क्लियर हो। बोलो अगर ये बात क्लियर है तो ये कहानी हो गई बच्चे आपके नॉमिनल जीडीपी की। दूसरा फॉर्मूला इजी था। तीसरा जीडीपी डिफ्लेटर, बात को समझना बाबू और आराम से इस बात को आपको लिखना भी होगा अपने कॉपी पे। जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं यहाँ समझना यही ज़रूरी है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कोई जान नहीं है। बच्चा देखो जीडीपी और डिफ्लेटर वर्ड का मतलब यहाँ पे समझना होगा।
क्योंकि हम लोग जीडीपी जानते हैं। डिफ्लेटर क्या होता है बाबू? डिफ्लेटर का सिंपल सा मतलब होता है कि जीडीपी में कब कब डिफ्लेशन का मतलब चेंज कब आता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है कि जब भी कभी भी हम लोग करंट ईयर के जीडीपी को, बच्चा याद करो, करंट ईयर का जीडीपी बोले तो नॉमिनल जीडीपी, जब भी कभी भी हम लोग नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड दे दें किससे? रियल जीडीपी से, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जीडीपी में डिफ्लेशन कितना आया है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि बाबू मान लो कि आज से 10 साल पहले जो हमारा जीडीपी रहता होगा और अभी जो हमारा जीडीपी है, आज से 10 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, मतलब बेस ईयर की बात कर रहे होंगे, मतलब हम रियल जीडीपी की बात कर रहे होंगे, और अभी के प्राइस वाले जीडीपी की हम बात करते हैं, मतलब हम लोग नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। जब हम इस दोनों के बीच में डिवाइड दे देते हैं, इस दोनों का रेशियो हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि जीडीपी में कितना वेरिएशन आया है। उसी वेरिएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। ध्यान रखोगे? तो आ जाओ, यहाँ पे देखो जीडीपी डिफ्लेटर का मैंने डेफिनेशन क्या लिख रखा है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ध्यान रहेगा, इस दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। क्या कहते हैं इसको? जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके पास वो होंगे। करंट ईयर का जीडीपी क्या है, कांस्टेंट प्राइस पे मतलब बेस ईयर का जीडीपी क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा आपका क्या? जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर हो? इजी सा टॉपिक है बिल्कुल। बच्चे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा बच गया है इस चैप्टर का, लास्ट कॉन्सेप्ट है। आ जाओ उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इस चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 6 को, लास्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आ जाओ बच्चा, तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जीडीपी एंड वेलफेयर है। बाबू जीडीपी से वेलफेयर, आपसे मैं पूछता हूँ कि कौन से जीडीपी से वेलफेयर पॉसिबल है? अच्छा, एक बात अब बिल्कुल ध्यान से रखना कि जब भी कभी भी, वैसे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्वांटिटी के बढ़ने से भी बढ़ सकता है और प्राइस के बढ़ने से भी बढ़ सकता है। हमने ये भी पढ़ा था कि रियल जीडीपी जो है वो सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने से बढ़ सकता है। लेकिन बच्चा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब के बाद से जब भी कभी भी आपके सामने नॉमिनल जीडीपी की बात की जाती है तो याद रखना कि नॉमिनल जीडीपी को बेसिकली रेफ़र किया जाता है प्राइस के बढ़ने के कारण बढ़ा हुआ जीडीपी, ठीक है। और जब भी कभी भी रियल जीडीपी की बात की जाए तो ध्यान रखना कि वो वहाँ पे क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने के कारण अगर किसी जीडीपी में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग रियल कहते हैं। इस बात को समझो। तो बच्चा अगर सिंपल सा आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि बताओ ज़रा देश में कौन से जीडीपी के कारण डेवलपमेंट हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है, तो बच्चे आपका जवाब क्या ये नहीं होगा कि सर, तब तो बातें सिंपल हो गई कि अगर जीडीपी को वेलफेयर से जोड़ना है तो रियल जीडीपी ही हमारा काम कर सकता है ये वेलफेयर का। नॉमिनल जीडीपी कभी भी वेलफेयर का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी अगर प्राइस बढ़ने के कारण इंक्रीज़ किया है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो बढ़ा हुआ जीडीपी जो है वो देश में सिर्फ महंगाई लेकर के आएगा, इन्फ्लेशन लेकर के आएगा, और उस महंगाई के कारण लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड गिरेगा। उस महंगाई के कारण लोग अपने बेसिक नेसेसिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा जो पॉवर्टी लाइन है वो पॉवर्टी लाइन में मतलब और लोग आ जाएंगे, उसमें इंक्रीज़ कर जाएगा वो हमारा पॉवर्टी लाइन, है ना बच्चा। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जीडीपी एंड वेलफेयर की बात जब भी कभी भी की जाए तो ये किसके कारण पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ रियल जीडीपी के कारण, है ना, क्योंकि वो क्वांटिटी के बढ़ने से ही बढ़ता है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे घटने की बात कभी भी हम लोग नहीं करते हैं, है ना। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर डिक्रीज़ की बात क्यों नहीं होती, आप हमेशा जीडीपी के बढ़ने की ही बात करते हैं। बच्चा, हम लोग अपने देश में, सोचो ज़रा ध्यान से, गुड्स और सर्विस को बढ़ाने की ही बात करेंगे ना। मानता हूँ मैं कि हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाए, लेकिन बाबू किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में वेलफेयर करने के लिए तो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए ना। तो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, हमें आशावादी सोच की तरफ चलते हुए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए हमें हमेशा इसकी बढ़ने की बातें करनी चाहिए। आ जाओ, तो जीडीपी एंड वेलफेयर का देखो मैंने डेफिनेशन कितना बढ़िया सा लिख रखा है कि रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ दी पीपल, है ना। लोगों का अगर वेलफेयर का कोई इंडेक्स का मतलब यहाँ मेज़रमेंट होता है, अगर लोगों के वेलफेयर का मेज़रमेंट अगर देखा जाए तो वो मेज़रमेंट
किसको कंसिडर करता है? सिर्फ और सिर्फ रियल जीडीपी को। वेलफेयर इज कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेलफेयर किसके टर्म में कंसिडर किया जाता है बच्चा? ध्यान रखना, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जितना ज़्यादा सरकार के पास गुड्स और सर्विस अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा ना सरकार वेलफेयर कर पाएगा। तो गुड्स और सर्विस का बढ़ना किस में हम लोग इंक्लूड करते हैं? रियल में ही ना, क्योंकि नॉमिनल में तो अभी मैंने कहा कि अब बात जब भी कभी भी अब नॉमिनल की हो तो प्राइस से उसको कंसिडर करना, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, एक इंसान को कितना गुड्स और सर्विस मिला है, इसके हिसाब से रियल जीडीपी इंडिकेट्स इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो जब भी कभी भी गुड्स और सर्विस का अगर कोई भी इंक्रीज़ है तो उस इंक्रीज़ को कौन दिखलाता है? रियल जीडीपी। ध्यान रहेगा। आ जाओ बच्चा, इसका कुछ लिमिटेशन है, मतलब जीडीपी के कारण भी वेलफेयर नहीं हो पाएगा। कब? ध्यान से समझना। लिमिटेशन है पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको आपको समझना पड़ेगा और समझ करके बच्चे लिखना पड़ेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे अगर तो लिख पाओगे आराम से। बच्चा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बात को समझना बच्चे। अगर हमारे देश में, एक बात याद रखना, अगर हमारे देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल हो तब तो बहुत अच्छी बात है ना। कैसे अच्छी बात है? मान लो बच्चे, जितना पैसा अमीरों के पास है उतना ही पैसा अगर गरीबों के भी पास हो तो वो गरीब कहलाएंगे ही नहीं। अच्छा, अगर सब के पास इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सेम लेवल ऑफ इनकम है, तो देश में जानते हो सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटी गुड्स की डिमांड होगी, सिर्फ और सिर्फ, कोई लग्जरी की डिमांड नहीं होगी। लेकिन बच्चा, क्या हमारे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का? नहीं, इस बात को याद रखना। हमारे देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है। कैसा है भाई साहब? तो हमारे देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण दिक्कत क्या होता है? याद रखना कि ये जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे गिफन गुड्स खाने पे मजबूर हो जाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो लग्जीरियस गुड्स का कंजम्पशन करते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन है जीडीपी एंड वेलफेयर का, कि जीडीपी के बढ़ने के कारण भी वेलफेयर नहीं हो सकता है। कब? जब देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो। सोचो ना बाबू, देश में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उस बढ़े हुए गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि हमारे देश में होता है। तो इसमें आपको लिखना क्या पड़ेगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नेवर लीड्स टू वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स at the one end demand for luxurious goods by the richer section of the society, and at the another end demand for कैसा goods? given goods, demand for given goods by the poorer section of the society। ये बात आपको लिखना पड़ेगा बच्चा। दूसरा, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। समझना, जीडीपी का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए बाबू? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है उसका कंस्ट्रक्शन, बनावट जीडीपी का। बाबू याद रखना, अगर देश में जीडीपी मतलब गुड्स और सर्विस, अगर जीडीपी जो भी है गुड्स और सर्विस, अगर उसकी बनावट अगर बाबू इसेंशियल गुड्स की है, नेसेसरी गुड्स की है, तब तो बहुत अच्छी बात है। इसेंशियल गुड्स से अगर जीडीपी बना हुआ है तो इससे क्या होगा कि देश में वही गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है जो लोगों के लिए ज़रूरी है, जो लोगों के लिए नेसेसरी है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चा सोचो, क्या हमेशा किसी भी देश में सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है? नहीं बच्चे, हमारा ही देश है जिसमें इसेंशियल गुड्स के साथ साथ आप देखते होंगे कि कई बार हम लोग अपने सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बॉम्ब्स, है ना, आर्टिलरीज, गन, इन सारे चीज़ों को, मतलब डिफेंसिव गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग अपने सेफ्टी के लिए किस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं? डिफेंसिव गुड्स का। बच्चा सोचो तो ज़रा, क्या ये डिफेंसिव गुड्स हम लोगों का वेलफेयर कर सकता है? ये डिफेंसिव गुड्स नहीं बच्चा, हमेशा याद रखना कि ये डिफेंसिव गुड्स जो है वो कभी भी हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं आ सकता है। क्यों नहीं काम आ सकता है ये डिफेंसिव गुड्स हमारे वेलफेयर के लिए? क्योंकि बाबू डिफेंसिव गुड्स, क्या भूख लगने पे डिफेंसिव गुड्स खा लोगे? सोचो तो ज़रा, नहीं खा सकते हो। तो कहने को डिफेंसिव गुड्स हमारा वेलफेयर तो नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे देश को ये बचाता है ना। इसीलिए बाबू याद रखना, आपको लिखना क्या होगा, इसको सुनना ध्यान से। आपको लिखना पड़ेगा कि इफ़ composition of GDP is made up of essential goods, then that GDP will be helpful in welfare of the economy. On the other hand, if the composition of GDP is of defensive goods, then
those composition of goods or those defensive goods will not be helpful in welfare of the economy। ध्यान रहेगा, रखोगे composition of GDP में। तीसरा देखो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, किसको कहते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, समझना बाबू। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब होता है बार्टर सिस्टम। अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लास में ये सारी बातें पढ़ा रहा हूँ। बार्टर सिस्टम बच्चा हम लोग जानते हैं, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स को गुड्स से बदल देना है ना। जैसे एक फार्मर जो है वो वीट का प्रोड्यूसर है, दूसरी तरफ एक फार्मर जो वेजिटेबल का प्रोड्यूसर है, दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से वीट और वेजिटेबल का एक्सचेंज कर लेता है। इसी एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। बच्चा याद रखना, ये बार्टर सिस्टम कभी भी देश में नेशनल इनकम के ट्रू कैलकुलेशन को नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा नेशनल इनकम का जब मैं आपको कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसके 3 मेथड होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन। इस तीनों मेथड में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो गुड्स को बेच करके इनकम का जनरेट कर रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उस एक्सपेंडिचर से कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हो रहा है। बच्चा सोचो ज़रा ध्यान से, अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो, मतलब कि एक्सचेंज में पैसा अगर इन्वॉल्व ही नहीं हो, तो ऐसे केस में क्या नेशनल इनकम का ट्रू वैल्यूएशन हो पाएगा? कभी नहीं। तो इसलिए याद रखना कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कभी भी हमारे देश के वेलफेयर के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता है। आप अगर किसी लेबर को काम पे रखते हो तो उसको कोई भी पेमेंट इन काइंड में करने से बेहतर आप उसको पेमेंट किस में करो, कैश में करो, ताकि वो अपने मन मुताबिक का सामान खरीद सके और वो पेमेंट जो है वो हमारे देश के नेशनल इनकम में ऐड हो सके। ठीक है, तो लिखना क्या पड़ेगा आपको, ध्यान से सुनना। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज रेफर्स टू बार्टर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, but there is a problem in this system that this system will never give a true picture of calculation for the national income। ये सिस्टम कभी भी देश के नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का ट्रू पिक्चर नहीं देगा, इसलिए। और बच्चा लास्ट पॉइंट, एक्सटर्नलिटी समझना। एक्सटर्नलिटी किसको कहते हैं? एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है गुड एंड बैड इम्पैक्ट। गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी, सोसाइटी पे पड़ने वाला अच्छा या बुरा असर, विदाउट पेइंग प्राइस एंड पेनाल्टी, विदाउट पेइंग प्राइस एंड पेनाल्टी। बच्चा बिना प्राइस दिए, बिना पेनाल्टी पे किए अगर सोसाइटी पे कोई भी गुड और बैड इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नलिटी। समझना, यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ बाबू, सिंपल सी एक बात समझो। मान लो बाबू मेरे पास एक गार्डन है, मेरे घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो मेरे गार्डन के पास घूमने के कारण, आप जानते हो कि जहाँ पे सारे ग्रीनरी होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो रिच होता है, मतलब बहुत सारा होता है, तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी रहती है, मेरी तबीयत बहुत अच्छी रहती है, जिसके कारण मैं बहुत अच्छे से काम कर पाता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड एक्सटर्नलिटी। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा एग्जांपल समझना बाबू, मान लो कि मेरा घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक बड़ा सा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से आप जानते हो कि बहुत सारे पॉइजनस गैसेस एमिट होते हैं, निकलते हैं। उस पॉइजनस गैस के निकलने के कारण तुम्हारा मास्टर क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाता है, वो सही तरीके से तुम्हें पढ़ा नहीं पाता है, तुम लोग 12th का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते हो, हमारे देश का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। बाबू इसको क्या कहते हैं, बैड एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी का सिंपल सा मतलब होता है बाबू एक्सटर्नल फैक्टर, याद रखना, बाहरी फैक्टर को एक्सटर्नलिटी कहते हैं। ये भी देश के वेलफेयर में कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है ना, देश के वेलफेयर को इफेक्टेड करता है, ये ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या है, गुड और बैड इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी विदाउट पेइंग प्राइस एंड पेनल्टी। तो उम्मीद करता हूँ बाबू अब तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ध्यान से इन सारे चीज़ों को लिख लोगे। आज इसके नोट्स भी अब अवेलेबल हो जाएंगे हमारे क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे। जुड़े रहो मेरे साथ, पढ़ते रहो। थैंक यू।